हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज से हम एसएसटी आज हम शुरू करेंगे एसएसटी 6 से 8 तक एग्ज़ाम टीआरई 3.0 में, मतलब कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पे, जो 15 मार्च 2024 को हुआ था। इससे पहले हमने 1 से 5 वाले को भी करवा चुका हूँ, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो ये हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? वाइजर, नाइब या पेशवा घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था। तो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को 5 जून 1857 को कानपुर का पेशवा घोषित किया था। तो क्या घोषित किया? पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को 5 जून 1857 को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। आगे का क्वेश्चन यह है कि किसने गलती से लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, दामोदर एवं बालकृष्ण या मदन लाल ढींगरा या उपरोक्त में से एक से अधिक? किसने गलती से लेफ्टिनेंट आर्नेस्ट की हत्या कर दी? तो यहाँ पर बी नंबर सही है, इसका बी नंबर सही है। तो कौन थे वो? दामोदर एवं बालकृष्ण ने कर दिया था। मतलब कि चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में पूना के फ्लैग कमिश्नर रेड और एक लेफ्टिनेंट आर्नेस्ट की हत्या कर दी थी। मतलब किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थीं? बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अजमल खान, सैफुद्दीन किचलू, उपरोक्त में से एक से अधिक? तो कौन थे वो? तो सैफुद्दीन किचलू थे। कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो वो सैफुद्दीन किचलू थे। रोलेट एक्ट के विरोध और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही सैफुद्दीन किचलू की हिंदू मुस्लिम भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया? बर्लिन, मलाया, सिंगापुर या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? कब किया गया था? तो ये सी नंबर सही है, सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार ने गठन की घोषणा की थी। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? 10 लाख की, 20 लाख की या 30 लाख की कमी हुई थी? तो उसमें कमी हुई थी, 10 लाख की कमी आई थी। अर्थात 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक, डरबन से ट्रांसवाल तक, न्यूकैसल से डरबन तक या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो महात्मा गांधी कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो 6 नवंबर 1913 में न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस में महात्मा गांधी ने मजदूरों का नेतृत्व किया था। अर्थात इसका पहला सही है,
पहला वाला सही है, न्यू कैसल्स टू ट्रांसवाल तक यात्रा, मतलब कि न्यू कैसल से ट्रांसवाल्स की ओर बढ़ रहे जुलूस में महात्मा गांधी ने मजदूरों का नेतृत्व किया था। मतलब किस स्थान से किया था, तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक किया था। आगे है 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि 1862 के भारतीय उत्परिवास अधिनियम ने निर्धारित किया था, क्या निर्धारित किया था, इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं, कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, या उपयुक्त में से दोनों। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 1862 के भारतीय उत्परिवास अधिनियम इनलैंड एमिग्रेशंस एक्ट के अनुसार बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष किया गया था। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1904 में किया गया, 1905, 1906 या उपयुक्त में से किस एक से अधिक। तो ये किया गया था 1906 में किया गया था। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन से ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। इसमें कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। तिलका मांझी, कान्हू मुर्मू या CR दास। उपयुक्त में से एक से अधिक तो कौन नहीं थे, तो CR दास नहीं थे। है सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू सगे भाई थे। सिद्धू और कान्हू क्या थे, ये सगे भाई थे, जिन्होंने 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा दोनों के विरुद्ध थे। जबरा पहाड़ियाँ अर्थात तिलका मांझी भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब अर्थात बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा था। तो किसने लिखा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब या बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा। दुर्गा देवी, भगवती चरण बोहरा, सचिन नाथ सान्याल। तो कौन थे वो, तो उनका नाम है, कौन थे, तो ये भगवती चरण बोहरा थे। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण बोहरा की 28 मई 1930 को एक बम का परीक्षण करते समय विस्फोट के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई। ओहरा द फिलॉसफी ऑफ बम नामक प्रसिद्ध लेख के लेखक थे। कामागाटा मारू क्या था, एक जहाज था, एक संगठन था, एक आंदोलन था। तो कामागाटा मारू एक जहाज था। क्या था, जहाज था। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदत्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठा करके 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर अर्थात ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए थे। तो क्या था ये कामागाटा मारू, तो कामागाटा मारू एक जहाज था, भाप शक्ति से चलने वाली एक समुद्री जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदत्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठा करके बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है, जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। कौन सा वर्ष और स्थान है जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है, जहां संसदीय बोर्ड के गठन का
फैसला लिया गया था। 1934 पटना, 1920 नागपुर, 1925 कानपुर कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 1934 पटना में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की 18 से 19 मई 1934 को पटना बैठक में संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? सीपी अय्यर, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नैयर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन थे? तो 13 नंबर का कौन सा सही है? तो 13 का सी सही है। इसमें थे ईवी रामास्वामी नायकर थे। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। अर्थात आत्मसम्मान आंदोलन एक गतिशील सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म और ईश्वरीय आस्था के बिना एक नए समग्र एवं तर्कसंगत समाज में परिवर्तित करना था। ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई और यह समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया। समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम और आदि द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर जोर दिया गया था। सेंसर रिपोर्ट ऑफ सेंसर बोर्ड ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सुमित सिन्हा, रंजीत गुहा, मतलब कि सुमित गुहा, रंजीत गुहा या रामचंद्र गुहा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से सुमित गुहा जो थे सेंसर रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक थे। तो सुमित गुहा की जो बुक है द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया 1925 से 50 में जेन्स रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल प्रीवियस 1872 का वर्णन किया गया है। 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? निम्न जातीय विभेद, धार्मिक असमानता की सामाजिक ताने बाने की जटिलता को। तो ये बताता है एक से अधिक, मतलब कि इसमें से एक से अधिक। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखा ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। गुलामगिरी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और पाखंड के बारे में बात करता है। इसने जाति व्यवस्था की प्रथा को आलोचना की है। इसने मतलब जाति व्यवस्था की प्रथा की आलोचना भी किया है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? सच्चिदानंद सिन्हा, मोतीलाल नेहरू, के.एम. पाडेकर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये पहला ही सही है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा की समाचार पत्र का है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड मासिक अंग्रेजी समाचार पत्र सच्चिदानंद सिन्हा की है। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो कौन सा उद्योग भारतीयों के हाथ में था? तो वो लौह उद्योग था या खनन या वस्त्र अथवा कपास या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीयों के पास वस्त्र कपास था। औपनिवेशिक काल में फैक्ट्री रोजगार पर कपड़ा उद्योग का प्रभुत्व था। कपड़ा उद्योग में कपास और जूट की कताई और बुनाई की मिलें, कपास की ढलाई और जूट प्रेस शामिल थी जो मुख्य रूप से मौसमी गतिविधियां थीं और ऊन और रेशम की कताई और बुनाई की कुछ अलग अलग बड़ी कंपनियां भी थीं। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था? 1915, 1916, 1917 में किया था। तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। कब पहुंचे थे महात्मा गांधी? अप्रैल, मतलब वो 10 अप्रैल 1917 में गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के
चंपारण में नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1557 में पुर्तगाली के द्वारा, 1612 ईस्वी ब्रिटिश, 1650 में डच। उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष और किसके द्वारा? तो इसमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया, अर्थात ई नन ऑफ द एबव। तो भारत में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है ये 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? ये फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी जो 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित की गई थी। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? 1878, 1872, 1877 में। कब प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये प्रतिबंधित कर दिया था 1878 में। अर्थात वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजी और वर्नाकुलर प्रेस के बीच भेदभाव करता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषा यानी कि गैर अंग्रेजी प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए 1878 में बनाया गया कानून था। जलियांवाला बाग नर्स हत्याकांड किस दिन पर हुआ था? लोहड़ी के, बैसाखी या होली के दिन हुआ था? तो ये हुआ था बैसाखी के दिन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने किया था? तो ये कृष्ण मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन करने में ब्रिटिश विफल होने के बाद गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो आह्वान किया था। वायसराय लेनिन ने इस आंदोलन को 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह भी बताया था। तो ये इसमें कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीकी प्रारंभ की थी? किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीकी प्रारंभ किया था? अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो कौन था? तो वो पुर्तगाली थे जो भारत में आधुनिक छपाई तकनीकी प्रारंभ कर दिया था। आगे है कि जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी अर्थात हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो कौन से भारतीय थे? सर चिमनलाल, हीरालाल शीतलवाड़ या पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से एक से अधिक लोग थे। अर्थात इसके अंतर्गत 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। ये समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय भी सदस्य थे। 8 सदस्यों वाली इस समिति में 5 अंग्रेज, लॉर्ड हटन, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, W.F. राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो एवं सर थॉमस स्मिथ 3 भारतीय सदस्य थे। चिमन, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। अर्थात इसमें एक से अधिक सही है। चिमनलाल भी, पंडित जगत भी और सुल्तान अहमद खान भी, ये सभी लोग क्या थे? इसके सदस्य थे।
आगे है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसके अंतर्गत आएगा। क्या है? भारत में यूरोपियों का आगमन। चलिए शुरू करते हैं, ये भी कंप्लीट करते हैं कि क्या है। तो पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? अमेरिकी, वास्को डी गामा, कोलंबस या मार्को पोलो? तो ये वास्को डी गामा के द्वारा पूर्वी द्वीप समूह की खोज किया गया था। पूर्वी द्वीप समूह की जो खोज है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जिसने 1498 में भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल से अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट स्थान पर 1498 में पहुंचा था। आगे है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली? तो वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे। हिंद चीन क्षेत्र जैसे कि वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कम्बोडिया क्षेत्र आता है। इनमें व्यापार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी 16वीं शताब्दी में आए थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? तो 1498 में। वास्को डी गामा ने एक पुर्तगाली यात्री था जो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होकर 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज रेड ड्रैगन थे। कौन थे? रेड ड्रैगन थे। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था और हेक्टेयर एक अन्य अंग्रेजी जहाज था जो 1600 ईस्वी में भारत आया था। अंग्रेज जहाज था मतलब कि हेक्टर जो है एक अंग्रेज जहाज था जो 1600 ईस्वी में आया था। और भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज जो था ये रेड ड्रैगन था। निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? ये रेड ड्रैगन पहला अंग्रेज जहाज था। आगे है इसमें कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन, मुंबई, मद्रास, पटना? तो इसमें से कोचीन जो था कोचीन थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कहा जाता है। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1515 ईस्वी में था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757 या फारूक सियार का फरमान 1717 या इब्राहिम खान का फरमान 1790 में? तो पहला ऑप्शन ही सही है। बक्सर का जब युद्ध हुआ 1764 में तभी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया। आगे का क्वेश्चन है तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बक्सर का जब युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजी कंपनी के सेना नेतृत्व हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया था। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसमें भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय ये पुर्तगाली थे।
तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। 20 मई 1498 को जलमार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया। वहीं तत्कालीन हिंदू शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था। तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले जो पुर्तगाली थे वो मतलब कि भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे जो 20 मई 1498 को जलमार्ग के। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक कौन थे? तो ऊपर सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया। भारत में पुर्तगाल निवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गोवा को बनाने वाले भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वास्को डी गामा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। तो ये सी नंबर फ्रांसी डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में या पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। इन्होंने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता और कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हो गया था? तो गोवा जो है वो पुर्तगालियों से कब मुक्त हो गया? ये 1961 ईस्वी में मुक्त हो गया था। 19 दिसंबर 1961 को सैन्य कार्यवाही के द्वारा गोवा एवं दमन द्वीप को पुर्तगालियों में मुक्त करा लिया गया और प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया गया। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो सबसे पहले पुर्तगाली से स्थापित हुआ था। तो यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए जिन्होंने भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में कर लिया था। सन 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? वांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध था? तो वो वांडीवास का युद्ध था, बैटल ऑफ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758-63 का हिस्सा था जो 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लॉली ने किया था। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित कर दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, कर्नाटक या मैसूर के खिलाफ? तो पहला ऑप्शन सही है, ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 ईस्वी में हुआ। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसे किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। तो लॉर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में
मार्केस ऑफ वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में किया था। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? तो ये 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम्स कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानती कालिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी प्रदान की। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में किया गया था। तो इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीकट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा और 1700 में ये पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंसी चार्ल्स आयर था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाल? तो ये पुर्तगाल करते थे। पुर्तगाल बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। मुंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का क्या नाम है? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स फर्स्ट या जेम्स द्वितीय, हेनरी चतुर्थ? मतलब कि मुंबई पुर्तगाली राजकुमार से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? उस राजकुमार का नाम चार्ल्स द्वितीय था। इसमें बताया गया था कि 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन और ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज के रूप में दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो किसको है? जमोरियन, अल्मीडा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क को है। तो ये है, तो किसको है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो ये अल्मीडा था। कौन? अल्मीडा था। अफ्रांसी दाल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके आया। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालीन कारण था? तो उनमें से एक से अधिक है, अर्थात अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग और अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण यही था कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिक्रमण, यही इसका पहला कारण था। मतलब कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालीन कारण अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हरा दिया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट थे, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड थे? कौन थे और उनको हराया था? अर्थात बी नंबर ही सही है, ये थॉमस बेस्ट थे। थॉमस बेस्ट ने शौली अथवा सवल्ली नामक स्थान पर पुर्तगाली सेना को पराजित कर दिया। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो अपनी फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित किया। भारत में 1662 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था।
1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की ये पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया गया था। तो ये मराठों का जो उदय है ये हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आज बस इतना ही। आप पढ़ते रहें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटे बजाएं। तो हम मिलेंगे इसके आगे मराठाओं का उदय एवं उनका विकास। तब तक के लिए पढ़ते रहें और ये वीडियो आपको बार बार देखना है जिससे कि ये रिवीजन भी होता रहे। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।